और नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज के पाठ में हम नई कविता पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्रम में हम सबसे पहले नई कविता की पृष्ठभूमि और उसके परिवेश पर बातचीत करेंगे। नई कविता का प्रस्थान बिंदु कुछ आलोचक दूसरे सप्तक यानी 1951 से मानते हैं तथा कुछ आलोचक जगदीश गुप्त के संपादन में निकलने वाली पत्रिका नई कविता 1954 से मानते हैं। हम भी नई कविता आंदोलन के उत्स को नई कविता पत्रिका के प्रकाशन अर्थात सन 1954 से ही मानेंगे। ऐसा मानना और सोचना तर्कसंगत और समीचीन भी है, क्योंकि उसे एक काव्यधारा के रूप में पहचान और स्वीकृति नई कविता के प्रकाशन से ही मिली। हालांकि नई कविता नाम भी अज्ञेय का ही दिया हुआ है। इस संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन द्रष्टव्य है। वे लिखते हैं, परिमल और नई कविता सहकार के प्रेरक व्यक्तित्व निराला थे तो उसे व्यावहारिक रूप में सहयोग देने वाले अज्ञेय थे। नई कविता नाम अज्ञेय का ही दिया हुआ है। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का पहले प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 53 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता के संबंध में यह विचार स्वाभाविक ही आता है कि नई कविता किन अर्थों और संदर्भों में अपनी समस्त पूर्ववर्ती कविताओं से भिन्न थी, जिस कारणवश इसे नई संज्ञा से नवाजा गया। इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन कविताओं को जीवन की जटिलताओं और संश्लिष्टताओं को अभिव्यक्त करने की नई बोध क्षमता से संपृक्त बताते हैं, तो कुछ लोग इसे प्रयोगवादी काव्यधारा का अगला चरण या उसका विस्तार कहते हैं। लेकिन इन सभी मताग्रहों के बावजूद एक तथ्य सबने स्वीकार किया है कि दूसरे सप्तक के उपरांत कवियों की संवेदनाओं और कहन शैलियों में एक व्यापक परिवर्तन आया। इस परिवर्तन में एक नया भावबोध परिलक्षित किया गया, जिस कारण इन कविताओं को नई विशेषण प्रदान किया गया। यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि प्रयोगवाद के कवियों का रूपांतरण ही नए कवियों के रूप में हुआ और नई कविता में वैचारिक भिन्नताएं भी उसी प्रकार की थीं। इसमें मार्क्सवादी, कलावादी, लोहियावादी आदि भिन्न भिन्न वैचारिक सरणियों के कवि उपस्थित थे। नई कविता की विशेषताओं का रेखांकन एक अनिवार्य कार्य है, अन्यथा नई कविता प्रयोगवाद का पृष्ठपोषण ही समझी जाती। हिंदी साहित्य कोश में लक्ष्मीकांत वर्मा ने इस कविता के संदर्भ में लिखा है कि नई कविता आज की मानव विशेषता से उद्भूत एक लघु मानव लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है, जो एक ओर ओज की समस्त तिक्तता और विषमता को तो भोग ही रहा था, साथ ही इन समस्त तिक्तताओं के बीच अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। नई कविता की परिस्थितियां कमोबेश प्रयोगवाद के ही समान थीं, बस भारतीय जनमानस ने स्वाधीनता का आस्वाद ले लिया था। आधुनिक मनुष्य के भीतर इन परिस्थितियों को लेकर द्वंद्व और भी तीखा हो गया था। विश्व युद्ध में युद्ध की भूमिका को समाप्त नहीं किया गया था, अपितु युद्ध ने अपना कलेवर बदलते हुए शीत युद्ध का रूप ग्रहण कर लिया था। मुक्तिबोध इस समूचे परिवेश को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में एक और अवसरवाद की बाढ़ आई। शिक्षित मध्यवर्ग में भी उसकी जोरदार लहरें पैदा हुईं, साहित्यिक लोग भी उसके प्रवाह में बहे। इस भ्रष्टाचार, अवसरवाद, स्वार्थपरता की पार्श्वभूमि में नई कविता के क्षेत्र में पुराने प्रगतिवाद पर जोरदार हमले किए गए और कुछ सिद्धांतों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। ये सिद्धांत और उनके हमले वस्तुतः उस शीत युद्ध के अंग थे जिसकी प्रेरणा लंदन और वाशिंगटन से ली गई थी। पश्चिम की परिपक्व मानवतावादी परंपरा से साहित्यिक प्रेरणा ग्रहण न करके उन नए व्याख्याताओं ने उसकी अत्यंत प्रतिक्रियावादी साहित्यिक विचारधारा को अपनाया और फैलाया।
नई कविता के आसपास लिपटे हुए बहुत से साहित्यिक सिद्धांतों में शीत युद्ध की छाप है। वस्तुतः नई कविता का व्यक्ति आदर्श और अवसर के मध्य हिचकोलें खा रहा था। उसके भीतर बाह्य और आंतरिक का तनाव था। यह तनाव ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रिया का अंग है। इसमें अवसर और आदर्श के तनाव के बीच से ही लघु मानव की कल्पना आकार लेती है। आधुनिक भावबोध से निःसृत व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक चेतना से संपृक्त होने के बावजूद आत्मकेंद्रिकता से मुक्त नहीं हो पाया। मुक्तिबोध ने भी आत्मकेंद्रिकता और बौद्धिकता के समवाय को स्वीकार किया है। नए कवियों के जीवन और जगत के अंतर संबंधों पर टिप्पणी करते हुए मुक्तिबोध लिखते हैं कि नई कविता का कवि जगत और जीवन से, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति परिस्थिति से जागरूक रहा, किंतु उसकी उनके प्रति मानसिक प्रतिक्रियाएं अंतर्मुखी, भावप्रवण और निबिड़ आत्ममूलक रहीं। उस आत्मकेंद्रिकता से उसकी बौद्धिकता अलग नहीं की जा सकती। इस आत्मकेंद्रित भाव स्थिति को अनुभूति की प्रामाणिकता का नाम दिया गया। बाह्य जगत के सत्य को अपने सत्य से मिलाकर देखने की प्रवृत्ति ही अनुभूति सिद्ध प्रमाण का कारक बनती है। नई कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता की धारणा बहुत ही बलवती होती गई। अनुभूति की प्रामाणिकता के तर्कवाद में जनता भीड़ बना दी गई। भीड़ की संवेदना और व्यक्ति की संवेदना के भावों ने कविता को आत्मकेंद्रित बनाया। मलयज ने व्यक्ति की संवेदना के संघनन पर सवाल खड़ा किया और लिखा कि कम्युनिज्म के समूहवाद और संप्रदायवाद का इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया कि मानव संवेदना को भीड़ की संवेदना और व्यक्ति की संवेदना में बांट दिया गया और इस वर्गीकरण के आधार पर एक पूरा सौंदर्य शास्त्र रच दिया गया। उस वक्त यह पता नहीं था कि आगे चलकर इस सौंदर्य शास्त्र के जाल में खुद ही फंस जाना पड़ेगा। अनुभव, संवेदना, व्यक्तिगत ईमानदारी, आत्मकेंद्रिकता में कविता अंतर्मुखी हो गई। नई कविता पर अंतर्मुखीकरण या आत्मकेंद्रिकता के कारण प्रायः समाज विमुखता का आरोप लगाया जाता रहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे आलोचकों ने नई कविता पर समाज विमुखता के आरोपों को निराधार बताया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन सत्य सा प्रतीत होता है। जब हम नई कविता की परवर्ती कविताओं को देखते हैं जिनमें समाज विमुखता राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर मोहभंग के रूप में सामने आती है, नई कविता जब समग्रता के रूप में आती है तो मनुष्य की तलाश या मानवता की तलाश की कविता बन जाती है। अब हम नई कविता के प्रमुख कवियों और उनकी काव्य कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन कवियों के परिचय से हमें नई कविता की विशेषताओं को समझने में मदद मिलेगी। नई कविता के पहले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे नदी की बांक छाया पर। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। इनके दो कविता संग्रह प्रकाशित हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। तीसरे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म 1919 में और मृत्यु 1994 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत छूना मन,
साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और भी कहना है। चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में और मृत्यु 1990 में हुई। इन्हें लोग भूल गए हैं, पर 1984 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इनकी काव्य कृतियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। नई कविता के पांचवें कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1927 ईस्वी में और मृत्यु 1983 में हुई। इनको खूंटियों पर टंगे लोग के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके कविता संग्रह हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग। छठवें कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1913 में और मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई। इनको हिंदी कविता का गांधी कहा गया है। इनको बुनी हुई रस्सी पर 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इनके काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, व्यक्तिगत, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, कालजयी, संप्रति, नीली रेखा तक, मानसरोवर दिन, इदन्नमम। उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा आदि नई कविता के कवि हैं। इन कवियों के संबंध में विद्यार्थी स्वाध्याय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नई कविता की विशेषताओं पर विचार करेंगे। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नई कविता की पहली विशेषता है आधुनिक भावबोध। मुक्तिबोध ने आधुनिक भावबोध को नई कविता की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि आज का सुशिक्षित मनुष्य अपने परिवेश परिस्थितियों से जो संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं करता है, वे संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं या उनका सामान्यीकरण नई कविता में प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नई कविता के कवि को विज्ञान, लोकतंत्र, नगरीकरण और पूंजीवाद का बोध हो चुका था। इन परिस्थितियों के बीच व्यक्ति की चेतना जिस प्रकार का विकास प्राप्त कर रही, उसका चित्रण ही नई कविता में मिलता है। मुक्तिबोध की एक कविता इस भावबोध को व्यंजित करती है। शोषिता व्यभिचारिता आत्मा को पुत्र हुआ, रतन मुंह में डाल, मरा बालका डसकी झाई, अब तक लेती है पास उसी के परछाई, आधुनिक सभ्यता संकट की प्रतीक रेखा, उसको मैंने सपनों में कई बार देखा। इसका आशय है कि वर्तमान सभ्यता दुखते कराहते गर्भ से मृत भविष्य को जन्म दे रही है। दूसरी विशेषता है लघु मानववाद। नई कविता के कवियों ने महानायकों और महावृत्तांतों के स्थान पर लघु मानववाद की स्थापना की। इस संबंध में विजयदेव नारायण शाही का लंबा लेख लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस उल्लेखनीय है। नए कवि मानते थे कि मनुष्य अच्छाइयों और बुराइयों का समुच्चय है। उसकी दुर्बलताएं उसे महामानव की श्रेणी में खड़ा नहीं करती हैं। दरअसल यह जनतावाद और समूहवाद के विपरीत स्थापित की गई अवधारणा थी, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य का विरोध मुखर है। गिरजा कुमार माथुर की आगे आई पंक्तियां लघु मानववाद की अवधारणा का उद्घाटन करती हैं। हम सब बौने हैं मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम विशिष्ट नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि पिछली काव्य कृतियों, विशेषकर छायावाद और प्रगतिवाद,
में जनता को क्रांति का केंद्र बताया गया था। यहाँ पर जनता को व्यक्ति में रिड्यूस कर दिया गया है। नई कविता की अगली विशेषता है अनुभूति की प्रामाणिकता। नई कविता में अनुभूति की प्रामाणिकता और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी की बात कही गई है। समाज सत्य को या वस्तु सत्य को आत्मिक सत्य से मिलाकर पुष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई। नई कविता के कवियों ने आत्म सत्य और वस्तु सत्य में साम्य नहीं है तो कला रूप में उसका प्रस्तुतिकरण ईमानदारी नहीं है, इसको कहा। हम यह भी कह सकते हैं कि नई कविता के कवि केवल अपना सत्य रच रहे थे। हालांकि यह कथन सभी कविताओं पर यथावत लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद नई कविता के भीतर अनुभूति की प्रामाणिकता को लेकर गंभीर बहस चली। उदाहरण के लिए अज्ञेय की कविता को हम देख सकते हैं। कहा सागर ने चुप रहो, कहा सागर ने चुप रहो, मैं अपनी अबाधता जैसे सहता हूं, अपनी मर्यादा तुम सहो। जिसे बांध तुम नहीं सकते उसमें अखिन्न बहो, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगली विशेषता है अजनबियत और विडंबना। नई कविता में व्यक्ति समूह में भी स्वयं को समूह से अलग थलग पाता है। महानगर का निवासी होने के बावजूद अपरिचय और मानवीय संबंधों की ऊष्मा से परे है। उसके जीवन में अलगाव बोध या अजनबियत पूंजीवादी सभ्यता के कारण है। इस व्यक्ति की इच्छित जीवन स्थितियों और वास्तविक जीवन के बीच बड़ा अंतराल है। उसका काम्य उससे बहुत दूर कहीं अवस्थित है। यही उसके जीवन की विडंबना है। अजनबियत को रेखांकित करती हुई एक कविता को हम देखते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाया करती है, प्यारी औरतें हरदम बकबक करती रहती हैं, चांदनी रात को मैदान में खुले मवेशी आकर चरते हैं, और प्रभु यह तुम्हारी दया नहीं तो और क्या है कि इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। अगली विशेषता है नई रोमानियत। प्रयोगवाद से नई कविता प्रेम और रोमानियत के स्तर पर बिल्कुल भिन्न है। प्रयोगवाद में जहां मांसलता और कुंठित दमित यौन भावनाओं का निरूपण हो रहा था, वहीं नई कविता में रोमानियत नए ढंग से प्रकट हो रही थी, जिसमें स्त्री पुरुष संबंधों का आसक्तिपूर्ण चित्रण है। यह नई रोमानियत अपने साथ प्रकृति का एक संगुम्फन करती है। धर्मवीर भारती में इस नई रोमानियत का आधिक्य है। यही कारण है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारती के संबंध में छायावादोत्तर छायावादी कविता की बात कही है। धर्मवीर भारती रोमानियत की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार करते हैं। रख दिए तुमने नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर सरल संगीत से निर्मित अधर, आरती के दीपकों की झिलमिलाती छांव में बांसुरी रखी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर। अगली विशेषता है आस्था और अनास्था का द्वंद्व। बौद्धिकता का आलंबन ग्रहण करने वाले मनुष्य के समक्ष संसार का महाजाल था। विज्ञानवाद के उत्कर्ष ने जीवन में केवल सृजन ही नहीं किया, अपितु जीवन में नई विसंगतियां और तनाव भी पैदा किया। वस्तु जगत में उपजे द्वंद्वों और अमानवीय परिस्थितियों के कारण इनके भीतर की आस्थाएं खंडित हुईं और अनास्था ने आकार लिया। इस संबंध में अंधा युग का उल्लेख किया जा सकता है, जहां मर्यादा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी है। सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच भेद करना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में अनास्था का उभार अस्वाभाविक नहीं है। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? इससे हम इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगली विशेषता है नए मानवीय संबंधों की पड़ताल। नई कविता में अनुभूति के धरातल पर मानवीय संबंधों की तलाश का उपक्रम है। समाज और सभ्यता के विकास के क्रम में पुराने संबंधों में
एक रिक्तता का एहसास इन कवियों ने महसूस किया। नई कविता के कवि अंतःकरण में दुखानुभव, आत्मालोचन, कड़वाहट, विडंबना बोध आदि मनोवृत्तियां हैं। इस परिवेशगत मन स्थिति के बीच मानवीय संबंधों की खोज और पुनः सृजन नई कविता की विशिष्टता है। मैं इधर कई एक वर्षों से मौन हूं, फिर वही एक सवाल, अंततः मैं तुम्हारा कौन हूं। मैं तुम्हारा कौन हूं में उपस्थित प्रश्नवाचकता वस्तुतः संबंधों की नवीन स्थापना का सूत्र है। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त मृत्युबोध, क्षणबोध, नकारवाद आदि प्रवृत्तियां भी मिलती हैं, जिनका अलग से अध्ययन विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए कर सकते हैं। अब हम नई कविता की भाषा और उसके शिल्प पर बातचीत करेंगे। इस काव्यधारा की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई काव्य प्रवृत्ति की दूसरी विशेषता है पुरानी काव्य भाषा का त्याग और ऐसी सामान्य भाषा का प्रयोग जिसका उपयोग बातचीत में किया जाता है। यद्यपि कि नई कविता संश्लिष्ट जीवनानुभवों की कविता है और संश्लिष्ट जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति सामान्य भाषा में दुस्साध्य कार्य है, जैसे कि स्वयं मुक्तिबोध की कविता, किंतु कुछ कवियों ने अपनी कविताओं में बिल्कुल सामान्य भाषा का प्रयोग किया है। इसमें रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीकांत वर्मा जैसे कवि हैं। नामवर सिंह ने नई कविता में बिंबधर्मी भाषा और सपाट बयानी दोनों की उपस्थिति को स्वीकार किया है। वे इस काव्यधारा में सपाट बयानी को महत्वपूर्ण मानते हैं। रघुवीर सहाय की काव्य भाषा इतनी सहज है कि कुछ लोग इसे अखबार की भाषा कहते हैं। नामवर सिंह नई कविता में प्रयुक्त बिंबों को बिंब भिन्न कहते हैं। केदारनाथ सिंह उस समय की काव्य भाषा के संबंध में कहते हैं कि जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी हुई प्रतीत होती है। नई कविता के शिल्प विधान पर विचार करते हुए मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता का प्रयोगवादी कविता में नियमबद्ध छंदों का प्रयोग कम होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काव्य प्रवृत्ति में छंदों का निषेध है। इस धारा के अंतर्गत अनेक कविताएं छंदोबद्ध हैं। ध्यान में रखने की बात है कि उसमें गीत भी लिखे गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई काव्य भाषा के साथ साथ नए बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग नई कविता में संश्लिष्ट जीवनानुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए हुआ है। आज के पाठ में हमने नई कविता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ में हम जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।